हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सब्जेक्ट है हमारे पास हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम है स्पर्श, ठीक है। इसमें पाठ 1 कराएंगे रामविलास शर्मा वाला, ठीक है। धूल चैप्टर है जो। तो देखो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो देखो प्रश्न 1 है, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ अर्थात पूरी तरह सुडौल एवं आँखों में चकाचौंध कर देने वाले गुण के रूप में पसंद करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने मलने के सुख को दुर्लभ माना है। यह मिट्टी तेल और मट्टे की सिंचाई जाती है और पवित्र होती है। इसे देवता के सिर पर भी चढ़ाया जाता है। ऐसी इस अखाड़े की मिट्टी को अपनी देह पर लगाना संसार के सबसे दुर्लभ सुख के समान है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारे पास तीसरा, मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। उत्तर है, मिट्टी की आभा का नाम धूल है, उसकी पहचान धूल से ही होती है। इसके बाद है हमारे पास कुछ प्रश्न अभ्यास लिखित, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखो प्रश्न नंबर हमारे पास 4 है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। तो उत्तर है, धूल का जीवन में बहुत महत्व है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, विशेषकर शिशु के लिए। माँ की गोद से उतरकर बच्चा मातृभूमि पर कदम रखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, तब मातृभूमि की गोद में धूल से सनकर निखर उठता है। यह धूल जब शिशु के मुख पर पड़ती है तो उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। धूल में लिपटे रहने पर ही शिशु की सुंदरता बढ़ती है, तभी वे धूल भरे हीरे कहलाते हैं। धूल के बिना शिशु की कल्पना ही नहीं की जा सकती। धूल उनका सौंदर्य प्रसाधन है। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वां, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। तो उत्तर लिखेंगे, हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान को छूने की इच्छा रखती है। धूल के प्रति उनमें हीन भावना है। धूल को सुंदरता के लिए खतरा माना गया है। इस धूल से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे आसमान में घर बनाना चाहते हैं, जिससे धूल से उनके बच्चे बचें। वे बनावट श्रृंगार को महत्व देते हैं। वे कल्पना में विचरते रहना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। तो उत्तर लिखेंगे, अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं होती। इसके स्पर्श से वंचित होने से बढ़कर दूसरा कोई दुर्भाग्य नहीं है। यह बहुत पवित्र मिट्टी होती है। इसको देवता पर चढ़ाया जाता है। यह मिट्टी तेल और मट्ठे की सिंचाई हुई होती है। पहलवान भी इसकी पूजा करते हैं। यह उनके शरीर को मजबूत करती है। संसार में उनके लिए इस मिट्टी से बढ़कर कोई सुख नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न है 7वां, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है। तो उत्तर लिखेंगे, श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। धूल को आँखों पर लगाकर वीर योद्धा अपनी श्रद्धा जताते हैं। भक्ति हृदय की भावनाओं का बोध कराती है। धूल को माथे से लगाकर मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। प्यार का बंधन स्नेह की भावनाओं को जोड़ता है। धूल में सने शिशु को चूमकर अपना स्नेह प्रकट करते हैं तथा धूल को स्पर्श कर अपना जीवन पाते हैं। अतः धूल श्रद्धा भक्ति स्नेह को प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है। तो उत्तर लिखेंगे, नगरीय सभ्यता में सहजता के स्थान पर कृत्रिमता पर जोर रहता है। वे बनावट श्रृंगार को महत्व देते हैं। वे वास्तविकता से दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं। वे धूल से बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। इस धूल से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे आसमान में घर बनाना चाहते हैं, जिससे धूल से उनके बच्चे बचें। उन्हें कांच के हीरे अच्छे लगते हैं। इस तरह लेखक ने धूल पाठ में नगरीय सभ्यता पर व्यंग्य किया है। कुछ शहरी लोग शरीर पर मिट्टी नहीं लगने देते क्योंकि
उनके तो अखाड़े की मिट्टी से उबकाई आती है। उसके बाद है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है, लेखक बालकृष्ण के मुख पर छाई गोधूलि को श्रेष्ठ क्यों मानता है? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक बालकृष्ण के मुख पर लगी धूलि को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि इससे उनका सौंदर्य और निखर आता है। यह शिशु की सहज पार्थिवता को निखारती है। यह धूल उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। बनावटी प्रसाधन भी वह सुंदर नहीं थे पाते। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया? तो उत्तर लिखेंगे, लेखक धूल और मिट्टी में अंतर शरीर और आत्मा के समान मानता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में देह और प्राण, चांद और चांदनी के समान अंतर है। मिट्टी की आवा धूल है तो मिट्टी की पहचान भी धूल है। मिट्टी में अब चमक उत्पन्न होती है तो वह धूल का पवित्र रूप ले लेती है। उसके बाद है अगला प्रश्न 11वां, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? उत्तर है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, अमराइयों के पीछे छुपे सूर्य की किरणें धूल पर पड़ती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश पर सोने की परत छा गई हो। अगला पॉइंट है, सायंकाल गोधूलि के उड़ने की सुंदरता का चित्र ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत करती हैं जो कि शहरों के हिस्से नहीं पड़ती। अगला पॉइंट है, शिशु के मुख पर धूल फूल की पंखुड़ियों के समान सुंदर लगती हैं, उसकी सुंदरता को निखारती हैं। उसके बाद आगे पॉइंट लिखेंगे, पशुओं के खुरे से उड़ती धूल तथा गाड़ियों से निकलने से उड़ती धूल रुई के बादलों के समान लगती है। अखाड़े में सिंचाई हुई धूल का अपना प्रभाव है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है 12, हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, हीरा वही घन चोट न टूटे का अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे और अटूट होने का प्रमाण दे। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता परंतु कांच एक ही चोट में टूट जाता है। हीरे और कांच की चमक में अंतर है। परीक्षण से यह बात सिद्ध हो जाती है। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत, सुदृढ़, अर्थात देश पर मर मिटने वाले हीरे अपनी अमरता का प्रमाण देते हैं। वह कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते। आशय यह है कि धूल के कारण शिशु का मुख और फूल दोनों सुंदर प्रतीत होते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास 13, धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधूली में व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधूली का रंग एक ही है, चाहे रूप अलग हैं। धूल यथार्थवादी गद्य है तो धूली उसकी कविता, धूली छायावादी दर्शन है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। गोधूली गायों एवं ग्वालों के पैरों से उड़ने वाली धूली है। इन सबका रंग एक ही है परंतु गोधूली गांव के जीवन की अपनी संपत्ति है। अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो प्रश्न 14 है, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने पाठ धूल में धूल का महत्व स्पष्ट किया है। लेखक आज की संस्कृति की आलोचना करते हुए कहता है कि शहरी लोग धूल की महत्ता को नहीं समझते, उससे बचने की कोशिश करते हैं। जिस धूल मिट्टी ने हमारा शरीर बना है हम उसी से दूर रहना चाहते हैं परंतु आज का नगरीय जीवन इससे दूर रहना चाहता है, जबकि ग्रामीण सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य ही धूल है। अगला प्रश्न है 15, कविता की विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने जब एक पुस्तक विक्रेता द्वारा भेजा निमंत्रण पत्र पढ़ा कि गोधूली की बेला में आने का आग्रह था तो उसने इसे कविता की विडंबना माना, क्योंकि कवियों ने गोधूली की महिमा बताई है परंतु यह गोधूली गायों ग्वालों के पैरों से उड़ती ग्राम की धूली थी। कवि गोधूली बेला में अपनी कविता रचता है। नगरीय लोग इससे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि वह इसका अनुभव नहीं कर सकते। गोधूली की सुंदरता गांव के जीवन से ही अनुभव की जा सकती है। आगे है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्रश्न 16 है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। उत्तर लिखेंगे, इस कथन का आशय यह है कि फूल के ऊपर अगर थोड़ी सी धूल आ जाती है तो ऐसा लगता है मानो फूल की सुंदरता में और भी निखार आ गया है।
उसी प्रकार शिशु के मुख पर धूल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ऐसा सौंदर्य जो कृत्रिम सौंदर्य सामग्री को बेकार कर देता है। अतः धूल कोई व्यर्थ की वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास 17। धन्य धन्य वे हैं नर मिले जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? तो उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति का आशय यह है कि वे व्यक्ति धन्य हैं जो धूरी भरे शिशुओं को गोद में उठाकर गले से लगा लेते हैं और उन पर लगी धूल को स्पर्श करते हैं। बच्चों के साथ उनका शरीर भी धूल से सन जाता है। लेखक को मेले शब्द में हीनता का बोध होता है क्योंकि वह धूल को मैल नहीं मानते। ऐसे लरिकान में भेद बुद्धि नजर आती है। अतः इन पंक्तियों द्वारा लेखक धूल की पवित्र और प्राकृतिक श्रृंगार का साधन मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 18। मिट्टी और धूल में अंतर है लेकिन उतना नहीं जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो उत्तर लिखेंगे। लेखक मिट्टी और धूल में अंतर बताता है परंतु इतना ही कि वह एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी की चमक का नाम धूल है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार शब्द से रस, देह से प्राण, चांद से चांदनी अलग कर देने पर नष्ट हो सकती है, उसी प्रकार मिट्टी के धूल से अलग हो जाने पर वह नष्ट हो जाएगी। अगला है प्रश्न 19। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। उत्तर लिखेंगे। आज के युग में देशभक्ति की भावना का रूप ही बदल गया है। लेखक देशभक्ति की बात कहकर यह कहना चाहते हैं कि वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, धूल मस्तिष्क पर लगाते हैं। किसान धूल में ही सनकर काम करता है, अपनी मिट्टी से प्यार श्रद्धा रखता है। उसी तरह हमें भी धूल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर माथे से नहीं लगा सकते तो कम से कम पैरों से तो स्पर्श करें, उसकी वास्तविकता से परिचित हों। अपने देश की मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसके महत्व को समझना चाहिए। अगला प्रश्न है 20। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तो उत्तर लिखेंगे इसका। हीरा बहुत मजबूत होता है, इसलिए हीरा ग्रामीण सभ्यता का प्रतीक है। कांच शहरी सभ्यता का प्रतीक है। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता परंतु कांचे की चोट में टूट जाता है। हीरे और कांच की चमक में भी अंतर है। परीक्षण से यह बात सिद्ध हो जाती है। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत, सुदृढ़। समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है, अर्थात देश पर मर मिटने वाले हीरे अपनी अमरता को प्रमाण देते हैं। धूल से भरे अनाकर्षक परंतु गंभीर एवं पवित्र आचरण वाले व्यक्ति संघर्ष और संघर्ष झेलते रहते हैं, फिर भी वे किसी का अहित नहीं करते, जबकि कांच के समान तुच्छ आचरण वाले व्यक्ति प्रत्युत्तर में आपका अहित कर सकते हैं। आगे है हमारे पास 21वां प्रश्न। देखो, भाषा अध्याय। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। तो देखो, इसमें उपसर्ग छांटते हैं, जैसे विज्ञप्ति संसर्ग है, उपमान संस्कृति दुर्लभ, निर्दद प्रवास दुर्भाग्य। तो देखो, उपसर्ग और शब्द कैसे छांटेंगे, हम उत्तर डालेंगे। पहले देखो, विज्ञप्ति में है वि उपसर्ग है और ज्ञापित शब्द है। संसर्ग में सम उपसर्ग है और सर्ग शब्द है। उपमान में उप उपसर्ग है और मान शब्द है। संस्कृति में सम उपसर्ग है और सकृति शब्द है। दुर्लभ में दुर उपसर्ग है और लब शब्द है। निर्द्वंद में निर उपसर्ग है और द्वंद शब्द है। प्रवास में प्र उपसर्ग है और वास शब्द है। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग है और भाग्य शब्द है। ठीक है। उसके बाद है 22वां प्रश्न। लेखक ने इस पाठ में धूल चूमना, धूल माथे पर लगाना, धूल होना जैसे प्रयोग किए हैं। धूल से संबंधित अन्य 5 प्रयोग और बताइए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो, उत्तर लिखेंगे। नंबर 1, धूल चाटना। इसके सामने लिखेंगे भारतीय टीम ने प्रतिद्वंदी टीम को धूल चटा दी। अगला पॉइंट लिखेंगे धूल फांकना। इसके सामने लिखेंगे वह नौकरी पाने के लिए पूरा दिन धूल फांकता रहा। अगला है तीसरा, धूल उड़ाना। इसके सामने लिखेंगे उसकी सारी मेहनत की कमाई धूल में उड़ गई।
चौथा है धूल में मिलना। उन लोगों ने बहुत मेहनत से रंगोली बनाई पर अचानक हुई बारिश के कारण सब धूल में मिल गया। पांचवा पॉइंट है धूल धूसरित। इसके सामने लिखेंगे धूल धूसरित शिशु सुंदर लगता है। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।